में आपने क्वेश्चन तो 2 साल की अपनी तैयारी में काफी सारे सोर्सेज से किए होंगे, तो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट क्वेश्चंस फ्रॉम टारगेट बैच? मैंने जो बुक्स से एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे वो थोड़े मेन स्ट्रीम थे। ये बहुत नोटिस किया था कि बहुत वेराइटीज क्वेश्चन थे। वैसा नहीं कि सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड में। अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो बहुत कॉन्सेप्चुअल था। केमिस्ट्री में थोड़े इंटरेस्टिंग से भी क्वेश्चन थे, और बायोलॉजी में था एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर थे, अदरवाइज 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर थे। तो वो मुझे बहुत सही लगा था कि एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज करने को मिल रहे। तो और ये अनलिमिटेड क्वेश्चंस वो भी बहुत बजट फ्रेंडली, एक मतलब बहुत कम अमाउंट में मिल रहे हैं। अगर बाहर की इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए तो जो डीएलपी वगैरह मिलते हैं क्वेश्चंस के लिए, उसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस। और ये बहुत अफोर्डेबल भी है, मतलब वैसा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ प्रियदर्शनी कर हैं। प्रियदर्शनी का स्कोर है 615, ऑल इंडिया रैंक है 630। फर्स्ट अटेम्प्ट, शी इज फ्रॉम दुर्गापुर और फैंटास्टिक स्टोरी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था इस पेपर के बाद। तो अभी तक वो मतलब ये फीलिंग हजम नहीं हो रहा है कि इतना आ गया। ये फीलिंग हजम नहीं हो रहा है। मुझे प्रियदर्शनी ने बोला था इंटरव्यू से पहले कि उनका हिंदी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उन्होंने पहला वर्ड ऑलरेडी यूज कर दिया है कि उन्हें हजम नहीं हो रहा है। वेरी गुड। तो प्रियदर्शनी, आपको हजम हो जाएगा। मुझे बताइए, आप अपने इस रैंक पे क्या कॉलेज टारगेट कर रही है? व्हाट कॉलेज आर यू टारगेटिंग? एम्स कल्याणी या कोलकाता मेडिकल कॉलेज और समथिंग एल्स? सर पिछले साल के कट ऑफ से इस रैंक पे भी मैं एम्स ऋषिकेश टारगेट कर रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड राउंड में मिल जाएगा शायद, और देखते हैं अगर अपग्रेड हो गया तो एम्स भुवनेश्वर, अदरवाइज एम्स ऋषिकेश ही पक्का। सो योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज एम्स भुवनेश्वर, बट आपको लगता है शायद वो नहीं मिलेगा, तो यू विल गो फॉर एम्स ऋषिकेश, और भुवनेश्वर अपग्रेड में मिल जाता है तो यू विल लॉक इन एम्स ऋषिकेश एंड देन यू विल अप्लाई फॉर अपग्रेड। दैट्स द थिंग। हाँ सर, वो शायद करूंगी मैं। वेरी गुड। तो आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया, 21,000 एमसीक्यू सॉल्व किए, और उसके अलावा इंटरेस्टिंगली आपके फादर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे और आपने कुछ यूट्यूब चैनल से बायोलॉजी पढ़ा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने टारगेट बैच क्यों ज्वाइन किया, और उसकी प्रैक्टिस से, क्योंकि टारगेट बैच में लेक्चर्स तो होते नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग होती है, तो उससे आपको क्या फायदा हुआ? सर मेरा सिलेबस नवंबर स्टार्टिंग में कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद मुझे तो लेक्चर्स की ऐसे जरूरत नहीं थी। इसलिए मुझे लगता था कि एमसीक्यूज जितने प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में क्या ही नया आ जाएगा। तो मुझे एमसीक्यूज और ज्यादा चाहिए था। मेरे पास बुक्स थे पर वो मतलब सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए एमसीक्यूज ऑनलाइन में मैं एक दिन खोज रही थी, और डॉक्टर आर्यन सिंह के रिकमेंडेशन मैंने एक वीडियो देखी थी, उस पे टारगेट टारगेट बैच में बोला गया था कि बहुत सारे अनलिमिटेड एमसीक्यूज है। तो उससे मैं जान पाई थी कि ऐसा एक बैच है। तो तब मैं नवंबर में ज्वाइन किया था, और तब से मैं रिगोरस एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैं टेस्ट देती थी, और यही था। तो क्या स्पेशल था टारगेट बैच के क्वेश्चंस में? आपने क्वेश्चन तो 2 साल की अपनी तैयारी में काफी सारे सोर्सेज से किए होंगे, तो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट क्वेश्चंस फ्रॉम टारगेट बैच? सर मैंने जो बुक्स से एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे वो थोड़े मेन स्ट्रीम थे। बहुत नोटिस किया था कि बहुत वेराइटीज क्वेश्चन थे। वैसा नहीं कि सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड में। अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो बहुत कॉन्सेप्चुअल था। केमिस्ट्री में थोड़े इंटरेस्टिंग से भी क्वेश्चन थे, और बायोलॉजी में था एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर थे, अदरवाइज 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर थे। तो वो मुझे बहुत सही लगा था कि एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज करने को मिल रहे। तो और जो था कि ये अनलिमिटेड क्वेश्चंस वो भी बहुत बजट फ्रेंडली, एक मतलब बहुत कम अमाउंट में मिल रहे हैं। अगर बाहर की इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए तो जो डीएलपी वगैरह मिलते हैं क्वेश्चंस के लिए, उसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस। और ये बहुत अफोर्डेबल भी है, मतलब वैसा। बहुत अच्छा है। और इंटरेस्टिंगली, आपने कभी टेस्ट टाइम पे लिखे और आपको प्राइज मनी मिला? नहीं मिला? नहीं सर, मैं तो जनरली क्या होता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ भाई लोग तो क्या करते हैं कि 4 साढ़े 4 हजार का टारगेट बैच खरीदते हैं। जैसे जिसका रैंक 10 है, आरव अग्रवाल, ही वॉज गेटिंग 200 रुपीज आफ्टर एवरी टेस्ट, राइट?
और उसके बाद हम लोग का बहुत बड़ा प्राइज मनी तो होता नहीं है, वी आर नॉट वेरी बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोग टॉप 500 रैंक को वी गिव 20,000 रुपीज, 500 वन टू थाउजेंड को 10,000 रुपीज। दैट इज आर टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, क्योंकि आप जैसे बच्चे जब इतना सारा टाइम, 21,000 क्वेश्चन मीन्स यू गेव अ लॉट ऑफ टाइम, तो दैट इज अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू। तो वेरी गुड। और टेस्ट बहुत मुश्किल लगते थे हमारे। हाँ सर, 11th के स्टार्टिंग में जब टेस्ट देती थी तो वो मीडियम लेवल के टेस्ट थे, मेरा 680 आ जाता था। पर 12th के एंड में जब वो लास्ट 2 महीने में टेस्ट देती थी, बहुत डाउन चला जाता था, 600, कभी कभी 610 ऐसे मार्क्स आते थे। तो पर रैंक ठीक ठाक था, मुझे समझ में आता था कि टेस्ट शायद डिफिकल्ट होगा टेस्ट इसलिए रैंक। मुश्किल। हाँ गुड। अब ये बताइए, आपने क्या दुर्गापुर में कोई क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन की? आप रेगुलरली लेक्चर्स में जाती थी किसी कोचिंग में या नहीं जाती थी? सर, मैं 10th के बाद मैं सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स मैंने दिया था, ठीक है। तो उसमें मुझे 100% स्कॉलरशिप मिला था, लगभग सारे में। तो मैंने ज्वाइन किया था बिकॉज पैसे तो कुछ पैसे लगने नहीं वाले थे, तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था। मेरा मेन मोटिव था कि मुझे एग्जाम्स पे फोकस करने हैं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कंटिन्यूअस 8-9 घंटे बैठ नहीं सकती एक जगह, मतलब लेक्चर्स के लिए। तो मुझे वो क्लासरूम में जाके वो सबके साथ बैठ के लेक्चर्स लेना थोड़ा डिफिकल्ट लगते थे, तो इसलिए मैं क्लासेस अटेंड नहीं करती थी। मैं कुछ कुछ क्लासेस ऑनलाइन किया था, पर मुझे सूट नहीं करता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। पर मुझे जो लगता है कि इन 2 सालों में लेक्चर सब कहाँ से भी कर लीजिए, पर एग्जाम्स देना बहुत जरूरी है। और एग्जाम्स देना, वो क्वेश्चंस करना, और बहुत सारे एमसीक्यूज करना, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी बुक से हो, किसी भी कोचिंग से हो, पर एमसीक्यूज और वेरियस टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। ये नहीं कि एक एक टॉपिक के एक ही टाइप के क्वेश्चंस, वो तो फिर मतलब फॉल्स एक होप है ना, फॉल्स मोटिवेशन है कि हाँ मुझे तो सब आ रहा है, पर एक ही टाइप का है। तो वो मुझे लगता था कि जितने और गलती होंगे, मेरा था कि मैं अगर 50 क्वेश्चन कर रही हूँ उसमें से 10 गलती होते थे। पर हाँ, कभी कभी बहुत खराब लगता था कि 10 क्वेश्चन गलत हो गए, पर वो गलती क्यों हुए, वो मिस्टेक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं लास्ट 1 महीने में क्या करती थी, मेरा एक मिस्टेक कॉपी था, उसमें सारे गलतियां लिखती थी। और नीट के 2-3 दिन पहले मैं वही रट रही थी कि क्या क्या गलती है, ये गलती नहीं करने हैं, ऐसा। तो प्रियदर्शनी, मैं आपसे वापस स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको 100% स्कॉलरशिप मिला। आपने, मैंने सुना आपने एक दो कोचिंग के अंदर एडमिशन भी ले लिया, पर आप जाके लेक्चर अटेंड नहीं करती थी बिल्कुल भी। नहीं सर, नहीं। तो वो बोलते नहीं थे कि क्या मजाक है? सर, क्या था कि एक कोचिंग में 100% स्कॉलरशिप मिल गया था, और दूसरे कोचिंग में 100% अलाउड ही नहीं था, मतलब हाईएस्ट ही था 90%, तो ठीक है वो तो मिल गया। पर हाँ, टीचर्स बहुत घर पे फोन करते थे कि वो क्लासेस नहीं अटेंड करती है, वैसा। मैंने टीचर्स को भी बोला है कि सर मुझे थोड़ी दिक्कत है क्लासेस आने में, मैं एग्जाम्स दूंगी। और फिर टीचर्स लोग देखते थे कि एग्जाम में तो ठीक ही आ रहे हैं, तो वैसे कुछ नहीं बोलते थे, वो भी बहुत कंसिडरेट थे कि ठीक है, बच्ची पढ़ रही है तो ठीक है। बहुत जबरदस्त है। आपने मुझे ये भी बताया कि यू वर रेगुलरली गोइंग टू स्कूल, यू डिड नॉट मिस स्कूल। तो आपका रूटीन क्या होता था सुबह से शाम तक? फॉर 2 years, व्हाट वाज योर रूटीन इन टर्म्स ऑफ गोइंग स्कूल एंड प्रिपेयरिंग फॉर नीट? सर, मैं एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ। मैं हेमशिला मॉडल स्कूल दुर्गापुर में पढ़ती थी, मैं बचपन से वही पढ़ती हूँ, और 10th और 12th किया है। तो मेरा क्या था कि जो 75% अटेंडेंस मस्ट है, तो मैं वो मेंटेन करती थी पूरे साल। मेरा था वो 80% अटेंडेंस के था, 75-85% अटेंडेंस। तो सुबह मैं थी मॉर्निंग पर्सन, तो मैं 4:30-5 बजे उठ जाती थी, और सुबह जितना भी हो सकता है पढ़ लेती थी। वो बहुत मुझे पॉजिटिव एनर्जी लगता था सुबह के टाइम पे। तो उसके बाद 7 बजे मेरा स्कूल था, 7 से 2। तो 2 बजे घर पे आके थोड़ा रेस्ट वगैरह करके 3:30 4 तो मैं पक्का पढ़ने बैठ जाती थी। तो 4 बजे से 10 बजे, 10:30, कभी कभी 11 हो भी जाता था, तो तब तक मैं पढ़ती थी। और उसके बाद मैं सो जाती थी, मुझे देर रात तक पढ़ने की आदत नहीं है। तो और मैं स्कूल हर दिन नहीं जाती थी, वीक में 3-4 दिन जाती थी, और एक दिन टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है, वो मतलब कंसिडर कर देते, ठीक है तुम घर पे रहो, पढ़ो, कुछ नहीं होगा, और ज्यादा स्कूल आने की जरूरत नहीं है। टीचर्स बहुत कंसिडरेट थे, तो वो भी हेल्प किया। और
मैं कहूंगी कि स्कूल, बहुत लोग कहते हैं कि स्कूल जरूरी नहीं है, पर स्कूल बोर्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर बोर्ड्स में अच्छे मतलब वो 75% नहीं आए तो कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो कौन सा कॉलेज स्कूल नहीं को, मिलेगा 75% नहीं आया तो? सर 70, मैंने तो सुना है कि 75% बोर्ड्स में नहीं मिलने में कोई भी IIT NIT एम्स नहीं, कोई भी कॉलेज नहीं मिलता। नहीं तो आईआईटी एनआईटी हाँ, बट मेडिकल कॉलेज तो मिल जाता है, और एम्स के अंदर भी उन्होंने क्राइटेरिया को नीट के अराउंड ही अलाइन कर दिया है। तो चलो कोई बात नहीं। तो यू वुड कम बैक फ्रॉम स्कूल एट व्हाट टाइम? आई वुड कम बैक एट 1:15 अराउंड, एंड कभी कभी 1:30 पे हो जाता था। तो उस टाइम पे बहुत स्लीपी लगता था, नींद आती थी बिकॉज टायर्ड हो जाते थे। तो वो सब खा के रेस्ट लेके 3:30 4 तो बज ही जाते थे पढ़ने बैठने में। और मेरा था कि हर रोज मुझे 4 से 10 11 तक पढ़ना है। हाँ, बीच में ब्रेक ऑफकोर्स लेती थी, कभी कभी बाहर भी निकल जाती थी थोड़े वॉक करने, साइकिलिंग करने। और 10 11 तक पढ़ के फिर सो जाती और सुबह पढ़ती थी। सुबह मेरा सबसे अच्छा होता था पढ़ने। तो मुझे एक चीज बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री, आपने बताया आपके फादर एसोसिएट प्रोफेसर हैं एनआईटी दुर्गापुर में, तो वो कितने बजे तक वापस आ जाते थे? आई एम अज्यूमिंग ही वुड टीच यू। सर वो 6:30 7 o'clock तक घर आ जाते थे। तो उसके बाद मैं बोलूंगी कि इन 2 सालों से मुझसे ज्यादा मेरे पापा डेडिकेटेड थे। तो वो आते ही 5 10 मिनट के अंदर ही मुझे पढ़ाने बैठ जाते थे, और 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे पढ़ाने के बाद मैं फ्री हो जाती। तब मैं कुछ सेल्फ स्टडी करती थी और फिर सो खत्म जाती? दिन। हाँ। और पापा के आने से पहले क्या बायोलॉजी पढ़ती थी आप? हाँ, मैं दोपहर मैं मेरा था कि सुबह को मेरा फिजिक्स ज्यादा पसंद आता था। मतलब फिजिक्स सुबह को अगर फिजिक्स पढ़ती तो क्लियर माइंड होता था। मैं सुबह को फिजिक्स MCQs कर लेती थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। और स्कूल से आके मैं बायोलॉजी करती थी दोपहर को। और शाम को पापा पढ़ाते थे इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते थे। अगर आज फिजिक्स पढ़ाए तो फिजिक्स का एक चैप्टर 6 7 दिनों में, 7 8 दिनों में अगर छोटा चैप्टर हो तो खत्म हो जाता था। उसके बाद एक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होता था। तो वैसे करके। जस्ट टू बी श्योर, आप मुझे ये कह रही हैं कि आपने एलन आकाश ज्वाइन किया हुआ था, पर आप एलन आकाश में क्लासेस में लार्जली गई नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके फादर ने पढ़ाया, आपको बायोलॉजी किसने पढ़ाया, वो भी आपके फादर ने पढ़ा दिया? नहीं सर, मेरे फादर बायोलॉजी ने मुझे मतलब देखते ही नहीं थे, बिकॉज वो फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेबस से ज्यादा है, तो वो फोकस नहीं करते थे बायोलॉजी पर। वो मेरे ऊपर छोड़ देते कि तू कर ले, तू मैनेज कर ले। और मुझे भी था कि मैं एक सब्जेक्ट खुद से स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। मुझे देखना था कि, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था बायो। और इसलिए मैं प्रेफर करती थी यूट्यूब के लेक्चर। मतलब एक चैनल मैं 11th में रेफर किया था, और 12th में और एक तो चैनल रेफर इलेवेंथ किया था। में इलेवेंथ में कौन सा चैनल आपने रेफर किया था बायोलॉजी पढ़ने के लिए, इलेवेंथ यूट्यूब? इलेवेंथ के एक बहुत स्टार्टिंग से मैंने मीतू भावनानी मैम के लेक्चर्स, वो जो बहुत पुराने लेक्चर्स थे, वो चौक से पढ़ाती थी, वो मैंने रेफर किया था। उसके बाद शिप्रा मैम के लेक्चर्स मैं लगाती थी। शिप्रा तिवारी मैम के लेक्चर्स हाँ। और नीतू भावनी के लेक्चर्स आपने इलेवेंथ में किए, और ट्वेल्थ में? 12th में शिप्रा मैम के लेक्चर बहुत डिटेल्ड थे, मतलब बहुत आउट ऑफ NCERT भी मैम पढ़ाती थी। वो बहुत हेल्प भी किया मेरा नीट 2025 में। और तो इसलिए मैंने थोड़ा चैनल स्विच किया था। सी पाहुजा मैम का लेक्चर्स मैं देखती थी, जो पूरा NCERT बेस्ड है। NCERT के एक भी मैम के टॉपिक NCERT के बाहर नहीं है। तो 12th में मेरा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो गया था। अराउंड जून जुलाई में मेरा बायो खत्म हो गया था, क्योंकि लेक्चर्स बहुत NCERT बेस्ड थे। और उसके बाद मैंने बहुत सारे मतलब बायो के बहुत MCQs प्रैक्टिस किए, रिगरस MCQs। तो उससे हो गया था। हम्म। तो स्टूडेंट्स, आप एक फैंटास्टिक स्टोरी देख रहे हैं, प्रियदर्शनी कर फ्रॉम दुर्गापुर। हर स्कोर इज 615, हर ऑल इंडिया रैंक इज 630। इन्होंने दो कोचिंग में एडमिशन लिया हुआ था जहाँ पे प्रीटी मच 100% या 90% टाइप स्कॉलरशिप मिल गया, पर लेक्चर देखने ही नहीं गई, बैठी नहीं कभी क्लास के अंदर, घर पे बैठ के पढ़ाई की, रेगुलर स्कूल गोइंग है। व्हाट अ स्टोरी! और शी इज गोइंग टू एम्स ऋषिकेश एटलीस्ट, और एम्स भुवनेश्वर भी जा सकते हैं। इट विल स्लाइटली डिपेंड ऑन हाउ द ट्रेंड्स वर्क आउट इन काउंसलिंग। हमारे यहाँ से 21,000 MCQ सॉल्व किए। व्हाट अ फैंटास्टिक स्टोरी! प्रियदर्शनी, I wish you well. You have a great personality.
आप बहुत एनर्जेटिक कैरेक्टर हैं। आई होप यू बिकम अ वेरी बिग डॉक्टर एंड आई होप यू ब्रिंग फेम टू योर सेल्फ एंड टू योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।